जय हिंद। आज मैं आप लोगों के साथ मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू जब मैंने दिया था उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरा पहला इंटरव्यू जब मैंने दिया तो मेरे अंदर कितनी एक्साइटमेंट थी, कितना डर था और मुझे कैसा एहसास हो रहा था, मैंने उसके लिए प्रिपरेशन कैसे की और इंटरव्यू में किस टाइप के मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जो कि फ़नी क्वेश्चंस थे, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। मेरा जो पहला इंटरव्यू किसी गवर्नमेंट संस्था में था वो NPCIL में था, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, जो कि एक साइंटिस्ट पोस्ट के लिए थी। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन की एक अच्छी बात ये है कि ये क्या करता है कि इसका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता है। अगर मिनिमम देखा जाए तो 30 मिनट्स तो मिनिमम चलता है और ऑन एन एवरेज देखो तो 1 आवर 45 मिनट 40 मिनट इतना ऑन एन एवरेज इसका इंटरव्यू चलता ही। तो इतना मैं जैसे ही सुना कि इसका इंटरव्यू इतना टाइम तक चलता है मैं तो बिल्कुल डर गया। मैंने सोचा इतना टाइम तक तो मैं बैठ भी ना पाऊँ किसी के सामने, तो फिर मैं कैसे उसका इंटरव्यू को फेस करूँगा। फिर भी जब मेरा इंटरव्यू में एक मेल आया, शाम के टाइम मैं गांव में था और मुझे एक मेल आया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू एंड इन दिस डेट। तो अप्रॉक्सीमेट 20 दिन के बाद मेरा इंटरव्यू था। तो मैं तो बहुत खुश हो गया पहली बार, क्योंकि मैंने जो है इससे पहले कई सारे एग्ज़ाम दिए थे और मेरा उसमें सिलेक्शन रिटन एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो पहली बार कोई रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि हाँ इसमें अब कर देंगे, इसमें तो नौकरी ले ही लेंगे, चाहे जो हो जाए इसमें नौकरी लेना ही है, इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं इस हिसाब से अपने आप को प्लान किया। फिर अचानक से हुआ ये कि उसके कुछ दिनों बाद ये पता चला कि मेरा 2 एग्ज़ाम और उसी के आजू बाजू डेट के इंटरव्यू डेट के आ गया। मेरा 2 एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम HPCL का आया जो कि इलाहाबाद में था और एक एग्ज़ाम मेरा दिल्ली में था, HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL का। तो फिर मैंने सोचा यार इंटरव्यू की तैयारी करूं या फिर इन एग्ज़ाम्स को दूं। मेरे सामने बहुत कन्फ्यूजन हो गया कि मैं क्या करूं अभी। फिर मैंने कहा कि छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, क्योंकि नौकरी तो उस टाइम बेरोज़गारी थी, तो सोच रहे थे कहीं से कहीं हो जाए, हो सकता है किस्मत किसी दिन पलट जाए। क्योंकि हर स्टूडेंट को ऐसा लगता है जब तक कुछ मिला नहीं होता तो ऐसा लगता रहता है कि यार कुछ भी मिल जाए, चाहे जो ज़िंदगी मिल जाए उसी की कर लेंगे। तो मेरे अंदर भी ऐसे ही था कि मैं सोच रहा था कि ऐसा ही करूँगा कि कुछ भी मिल जाए उसके लिए करूँगा और इसके प्रिपरेशन भी, इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी करूँगा। इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला चीज़ जो मैंने किया, मैंने सोचा कि ड्रेस क्या पहनेंगे। सबसे पहले अंदर से आया कि ड्रेस क्या पहनेंगे और ड्रेस कैसा होना चाहिए। तो ये ड्रेस एक फार्मल ड्रेस होना चाहिए। इंटरव्यू के लिए एक फार्मल ड्रेस होता है, जो कि सबको पता है कि इंटरव्यू, किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो आप फार्मल ड्रेस पहन के जाना होता है। मेरे पास कोई भी फार्मल ड्रेस नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि कैसे वो ड्रेस लेना पड़ेगा। तो फार्मल ड्रेस लेने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि मैं और एक मेरा भाई, हम लोग शहर गए। गांव में मैं रहता था, तो फिर शहर गए और शहर में जाके अपने दोस्तों से, 1-2 लोगों से पूछा, तो उन लोगों से पूछा कि भाई ड्रेस, जो लोग पहले इंटरव्यू दे रखे थे तो उनसे पूछा ड्रेस कहाँ से बनवाए थे, कैसी है। तो उन्होंने बोला कि सिलवा लो, बढ़िया से फिटिंग वगैरह आ जाती है, क्योंकि हम इतने पतले दुबले तो उसमें एकदम झोला हो जाएगा अगर खरीद लोगे कुछ भी। तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है हम भी सिलवा लेंगे। तो मैंने बोला जाके रेमंड वगैरह का ले लो कहीं से भी। अब मैं गया शहर, और शहर में एक शोरूम में गया, रेमंड का शोरूम था, अच्छा सा शोरूम था, मैं उसमें गया। उसने इतना हाई प्राइस बता दिया कि हम करा तो एकदम हालत ही ख़राब हो गई। हमने कहा इतना महंगा ड्रेस और उसके बाद सिलवाई अलग से देना है, तो हमने सोचा ये तो नहीं लेंगे। फिर किसी ने बताया कि ऐसा करो कि सिया राम का ले लो, रेमंड से सस्ता पड़ेगा और वो भी क्वालिटी भी अच्छी होती है। फर्स्ट टाइम मैंने सिया राम का नाम सुना कि वहाँ पे कि कोई ऐसा ब्रांड या फिर कोई नाम कंपनी का भी होता है कपड़ों का जो सिया राम बोलते हैं। तो हम एक दूसरे दुकान पे गए, वहाँ पे बोले, तो मुझे तो पहली बार सुना था मुझे समझ ही नहीं आया वो सिया राम बोला या सीताराम। तो मैं दुकानदार से बोला, मैंने बोला भैया सीताराम का कपड़ा दे दो। तो बोला कि सीताराम, बोल रहा है ऐसे एक्चुअली भैया सीताराम का नहीं है, राधा कृष्ण वाला बोलो दे दो। मैंने बोला अरे नहीं मुझे पहनना है। तो बोला वो तो छोटे बच्चों के लिए पहनना होता है, राधा कृष्ण वाला वो ऐसा बाँसुरी उसूरी टाइप का छोटे बच्चों। मैंने बोला नहीं सिया राम का नहीं, सीताराम या सिया राम का। तो उसने बोला अच्छा सिया राम का आप बोल रहे हो, हाँ ठीक है। तो गया मैं ऐसे ड्रेस ख़रीदा एक कहने से, उसके बाद फिर मैंने उसको सिलवाने के लिए दिया, मैंने बोला सिलने के लिए दिया। तो एक ब्लू कलर का पैंट और ब्लू इस वाइट करके एक शर्ट मैंने वहाँ से लिया और कहाँ से उसको सिलवाने के लिए दिया। ड्रेस का तो काम हो गया। फिर शूज़ की बात आई, मैंने सोचा जूते कहाँ से लें जूते। तो मैंने अपने पापा का ले लिया जूता, क्योंकि वो फार्मल जूता पहनते थे, तो उनका ही ले लिया। उनका थोड़ा मुझे बड़ा पड़ता था, तो मैंने सोचा एडजस्ट कर लेंगे, वहाँ इंटरव्यू में कर जाके वहाँ बैठे ही तो रहना है, चेयर पे बैठे रहेंगे,
कौन देख रहा है अंदर नीचे, कौन छोटा है बड़ा है क्या है, बस अंदर कैसे पहुंच जाना है। तो मैंने सोचा, डिसाइड कर लिया कि चलो इतना काम हो गया। फॉर्मल ही जाना था, उसमें ऐसा कोई ऐसे टाई वगैरह या सूट वगैरह पहन के मैं नहीं गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी एज ए स्टूडेंट हूँ। एक प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो सूट वगैरह पहन के जाते हैं, तो मैं तो फॉर्मल एक बस ड्रेस ही लिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा इस हिसाब से जाऊँगा। फिर जब मेरा एग्ज़ाम था तो फिर जिस दिन मेरा इंटरव्यू डेट था उसके एक दिन पहले HAL का एग्ज़ाम था, और उसके जस्ट एक दिन पहले मेरा HPCL का एग्ज़ाम था इलाहाबाद में। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया, टिकट वगैरह बुक किया, और मैंने क्या किया कि HPCL के लिए गया मैं इलाहाबाद। एक दिन पहले ही इलाहाबाद चला गया और HPCL का एग्ज़ाम दिया। HPCL का जिस दिन एग्ज़ाम दिया उसके रात के दिन मैंने बस पकड़ा इलाहाबाद से, और मैं दिल्ली गया। नेक्स्ट डे सुबह लगभग 10 बजे से पेपर था अप्रॉक्सीमेट, तो सुबह 9 बजे मैं दिल्ली पहुंचा, और वहाँ पे HAL का एग्ज़ाम मैंने दिया। HAL का भी एग्ज़ाम दिया। अब एग्ज़ाम तो बस दे रहा था इस उम्मीद से कि हो सकता कहीं हो जाए, बट होना या ना होना वो तो ऊपर वाले के ऊपर है कि। और मुझे लग रहा था कि मैंने प्रिपरेशन की है, हो सकता है क्वेश्चन कभी आसान आ जाए और किसी दिन किस्मत साथ दे जाए तो सिलेक्शन हो जाएगा, इस चक्कर में मैं कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने HAL का एग्ज़ाम दिया। उसी दिन फिर शाम को मैंने वहाँ से दिल्ली से ट्रेन पकड़ा मुंबई के लिए, और फिर मुंबई के लिए निकला। तीसरे दिन शायद उसका NPCIL का इंटरव्यू था, तो मैं मुंबई पर पहुँचा वहाँ पे। उसके बाद जब मुंबई में पहुँचा फिर नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू था, तो फिर मैं सोच रहा था यार इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन करूँ। बहुत सारे किताबें उताबें लेके गया था, पढ़ ही रहा था कि कुछ पढ़ लें, लेकिन प्रेशर में था थोड़ा कि डर लग रहा था कि पता नहीं क्या पूछेंगे। और मुझे ऐसा था कि मुझे इस बार सिलेक्शन ले लेना है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मुझे किसी ने बुलाया कॉल करके कि तुम्हारा इंटरव्यू है, तो फिर मुझे इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना है। NPCIL की एक अच्छी बात यह है कि वो कभी भी जो भी उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो टोटली डिपेंड ऑन इंटरव्यू। उसका उसके पीछे से आपका क्या स्कोर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको पूरा डिपेंड करता है कि इंटरव्यू आपका कैसे गया, उस पर ही सिलेक्शन वो करता है। क्योंकि वो साइंटिफिक पोस्ट है, एक साइंटिस्ट पोस्ट देती है, तो इसलिए वो क्या करते हैं इंटरव्यू पे देखती है कि आपका नॉलेज, डेप्थ ऑफ नॉलेज कितना है। क्योंकि रिटन एग्जाम निकालने के लिए आप रट के थोड़ा फार्मूला पढ़ के भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज कितना है ये चेक करता है। मुझे बहुत ज़्यादा डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं था, मैं तो ऊपर से पढ़ने वाला आदमी था, थोड़ा ऐसे मस्ती मजाक में पढ़ने वाला। बहुत ज़्यादा मैं टेंशन या सीरियस होकर नहीं वो करता था। बहुत ज़्यादा मैंने किसी बुक वगैरह को भी नहीं पढ़ा था, मैं बस अपना नोट्स वगैरह हल्का हल्का ऊपर से देख लिया था। फिर हुआ क्या कि जब मैं वहाँ पे गया तो इंटरव्यू पैनल पे जब वहाँ पे जाने लगा, फिर जब वहाँ पहुँचा उसके बाद फिर देखा उसका कैंपस। सबसे पहले तो एंट्री किया, जब कैंपस ही देखा, इतना ख़तरनाक कैंपस, इतना खूबसूरत सा है, एकदम पार्क वार्क का सब कुछ अच्छा सा, एकदम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये सब देख के तो मुझे बड़ा लालच आने लगा कि यार यहाँ पे अगर सिलेक्शन होगा तो कितना अच्छा लगेगा और कैसे यहाँ पे रहेंगे। तो सबसे पहले वहाँ पहुँचते हुए एक अच्छी बात ये थी कि वो लोग नाश्ता करवा रहे थे। तो मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये तो सबसे बढ़िया काम है कि नाश्ता तो कम से कम मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं पहुँचा एकदम, मुझे एक्चुअली पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि मैं ऑटो से जा रहा था, और जहाँ पे मेरा इंटरव्यू था वहाँ से मैं काफ़ी दूर पे था, लगभग 30 किलोमीटर दूर मेरा, मतलब एक रिलेटिव थे उनके घर पे टिका हुआ था। तो वहाँ से पहुँचा थोड़ा लेट, एकदम भागते हुए गया। उसके बाद वहाँ पे तो उन्होंने बोला एक्चुअली आप लोग ये नाश्ता वगैरह कर लीजिए, फिर उसके बाद आपका आएगा वेरिफिकेशन, आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर जाके आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा। तो मैंने गया वहाँ पे, मैंने सोचा चलो नाश्ता अच्छे से करवाएंगे, तो कुछ पोहा वगैरह दिए थे नाश्ता करने के लिए। हमने कहा चलो कुछ तो खाने पीने को मिल गया, अच्छा है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया अंदर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी डॉक्यूमेंट हमने लिया था, फाइल वाइल ये सब सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया गया। फिर हम लोगों को बुलाया गया इंटरव्यू पर। थोड़ी देर बाद फिर बोले गए आप वेट करिए, जब आपका नंबर आएगा तो बताया जाएगा। अब वहाँ पे जाने के बाद मेरे अंदर नर्वसता और ज़्यादा आ गई, क्योंकि मैं देखा वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, सब एक से एक कन से सूट वगैरह पहन के, टाई वाई लगा के, और बहुत सारे ऐसे कन से सब फाइल वाइल देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, ग्रुपिंग थी, और मैं एकदम अकेला। मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा कि यार इन लोगों से कंपटीशन है, ये लोग तो अंदर जाके पता नहीं कितना सारा इन सब का नॉलेज है और मुझे तो कोई नॉलेज है ही नहीं। मैं बिल्कुल एकदम घबराया हुआ सा था कि क्या, एकदम कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक जगह, एक कोने में जाके एक जगह बैठा। उसके बाद फिर सोच ही रहा था कि होगा यार कि नहीं होगा, या फिर क्या होगा, मतलब होना ना होना तो अलग बात है, पहले इस चीज़ को फेस तो कर लें, क्योंकि हम फेस करने में ही डर रहे थे कि हम कैसे इस चीज़ को फेस कर पाएंगे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, डरते हुए फिर मेरा नाम बुलाया गया, बोला गया इंटरव्यू के लिए आप चलिए। तो मैं जब ऊपर गया तो एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पे इंटरव्यू हो रहा था, कई सारे पैनल थे उसमें, ऊपर वाला जो पैनल था उसमें मुझे बुलाया गया।
तो वहाँ पे जिस आदमी एक लड़का अगर अंदर गया हुआ है, उसका इंटरव्यू हो रहा है, तो एक लोगों को वेटिंग के लिए बाहर बैठाया जाता था। तो एक चेयर रहती थी वहाँ पे, बाहर बैठने वेटिंग था। मैं गया उस वेटिंग पे, चेयर पे बैठ गया। उसके बाद फिर मैं वेट कर रहा था, वो लड़का बाहर आएगा तो फिर मुझे बुलाया जाएगा अंदर जाने के लिए। अब वो लड़का आ ही नहीं रहा है। अब मैं बैठा हुआ हूँ, 20 मिनट बीत गया, 30 मिनट बीत गया। मैं सोच रहा हूँ यार उस लड़के से इतना ज़्यादा सवाल कहाँ से पूछ रहे हैं, इतना तो मैंने आज तक पूरी लाइफ में पढ़ा ही नहीं है, जितना सवाल उससे पूछ रहे हैं। और अगर मैं जाऊँगा तो मेरा क्या हालत करेंगे ये लोग। मैं एकदम घबरा गया कि अब क्या करूँ, यहीं से उठ के चला जाऊँ क्या। एकदम डर सा लगा हुआ था कि यार क्या करूँ, अब समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने क्या किया कि थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकला वो लड़का, तो मैंने उससे पूछा कि भाई कैसा हुआ इंटरव्यू आपका। तो उसने बोला अरे बहुत अच्छा हुआ, जो जितने क्वेश्चन पूछे उसने बता दिए। मैं और डिमोटिवेट हो गया। मुझे लगा अभी इसका तो बहुत अच्छा हो गया, अब मेरा नंबर आएगा तो इससे जो क्वेश्चन पूछे हैं इससे हाई लेवल का ही पूछेंगे। अब मैं तो वैसे ही नहीं लो लेवल वाला आदमी हूँ, एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ हूँ आदमी हूँ। फिर मैं जब अंदर गया, जैसे उन्होंने बोला कि हाँ जाइए आप, तो फिर मैं अंदर गया और दरवाज़ा खोला और उसके बाद बोला मैं एक मिनट सर। तो गया, देखा वहाँ पे 7-8 लोग बैठे हुए थे, एक मैम थी और 6-7 लोग और थे, एकदम एक पैनल ऐसे था पूरा। और एक चेयर सामने रखी हुई थी, वहाँ पे सामने चेयर के सामने एक टेबल था, टेबल पे मार्कर रखा हुआ था। और उसके जहाँ पे चेयर थी उसके पीछे जस्ट एक ऐसा बोर्ड भी था जहाँ पे अगर आपको कुछ समझाना होगा तो उसके लिए बनाया गया था। तो मेरा तो जैसे मैं आई कमिंग बोला, मेरे पैर काँप गए, धीरे धीरे एकदम अंदर से कंपन हो रहा था, डर लग रहा था। फिर मैं अंदर गया, फिर उसके बाद उन्होंने बोला बैठ जाइए आप। तो मैंने बोला थैंक यू सर, बैठ गया। फिर लेकिन वो जो पैनल था उन लोगों का बिहेवियर जो था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कूल, एकदम नॉर्मल था। उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि कौन से लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, कि हिंदी या इंग्लिश या एनी अदर लैंग्वेज। तो मैंने बोला सर हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि सबसे पहले पता था अगर इंग्लिश में, हिंदी में तो वैसे ही कहने से भूसा हो जाए, तो इंग्लिश में बोल देंगे तब तो और हालत ख़राब हो जाएगी। तो मैंने बोला हिंदी में सर कंफर्टेबल हूँ। तो बोला ठीक है। और वो लोग क्या होता है, कभी डिमोटिवेट नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन से रहते थे और पहले आदमी को रिलैक्स होने का टाइम देते थे। जैसे मैं घबराया हुआ था, उनको ये बात पता चल रही थी कि ये बच्चा घबराया हुआ है, तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन मुझसे पूछे कि आप कहाँ से आ रहे हो। तो मैंने मतलब मेरे से इंट्रोडो वगैरह कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने कि मतलब इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये सब कुछ भी नहीं पूछा, बस नॉर्मल सा मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो। तो मैंने बोला कि सर आई एम फ्रॉम द यूपी एंड डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया मैंने। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा और यहाँ पे कब आए आप, नॉर्मल सा उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पे कब आए, मतलब आज ही आ रहे हो या फिर कहीं पे यहाँ पर रुके हुए थे। तो मैंने बताया नहीं सर मैं एक रिलेटिव के यहाँ रुका हुआ था, वहाँ से आ रहा हूँ। तो बोले वहाँ से कैसे आए, मैंने बोला ओला वगैरह लेके आया था सर, इस टाइप का ऑटो वगैरह से। बोले अच्छा ठीक है, और आपके बोले फैमिली में कौन कौन है। तो मैंने बताया अपने मम्मी हैं, पापा हैं, भाई बहन ये लोग हैं। तो बोले पापा क्या करते हैं, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे कि बोले पापा क्या करते हैं। मैंने बोला किसान है, फार्मर। अब दिक्कत ये है कि जैसे मैंने बोला किसान, तो उन्होंने बोला आप खेती वेती करते हो। तो मुझे लगा कि अगर मैंने बोला पापा किसान है तो मैं बोलूँगा नहीं करता हूँ तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कभी खेती वगैरह नहीं की, मतलब बहुत ज़्यादा खेतों वगैरह में जाता भी नहीं था। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा तो फिर मैंने बोल दिया हाँ सर किया हूँ। तो बोले एज ए इंजीनियर, आप एक इंजीनियर हो तो आप अपने पापा को क्या सजेस्ट करोगे कि आपका जो एग्रीकल्चर है, जो फसल है, वो चीज़ क्या है वो इम्प्रूव हो, इंक्रीज हो, उससे क्या हो कि अनाज वगैरह ज़्यादा हो। एज इंजीनियर क्या सजेस्ट करोगे। मैं तो अटक गया पहले मैंने सोचा एज इंजीनियर, क्योंकि जब भी कोई खेती की बात आती है तो मुझे 2 ही 3 चीज़ दिमाग में आता था, ट्रैक्टर बैल और ट्रैक्टर बैल और ये सब के कारण से दाना, फिर कटाई जुताई थ्रेसर, इसके अलावा हमको कुछ याद ही नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ ये सब तो हो चुका है। मैंने बोला सर कि अगर इसमें थोड़ा अपने वो सब अच्छे क्वालिटी का अगर इसमें सीड वगैरह यूज किया जाए तो अच्छा होगा। तो बोले वो सब तो मान लो हो रहा है। मैंने बोला सर मशीनों का यूज़ किया जाए। तो बोले कौन सी मशीन का यूज़ करोगे। अब मशीनों का नाम में बस यही याद रहा था, थ्रेसर, ट्रैक्टर, ये सब जो कि हो रहा है एक्चुअली यूज हो रहा है। तो फिर वो बोले यार एज इंजीनियर आप क्या न्यू क्या इसमें करोगे। तो समझ नहीं आया। मैंने बोला सर सॉरी सर, एट द इंस्टेंट मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो वो थोड़ा मुस्कुराने लगे और बोले ठीक है कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि सबसे बाउंसर क्वेश्चन जो पूछा, जिसके मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी और मैं ही नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये चीज़ें उसमें वो पूछ सकते हैं मुझसे। उन्होंने मुझसे पूछा आपका प्रोजेक्ट क्या था बीटेक में,
क्योंकि हर कोई जब अगर बीटेक वगैरह करता है या फिर कोई इंजीनियरिंग का डिग्री लेता है तो उसमें एक प्रोजेक्ट ज़रूर होता है। और ज़्यादातर लोगों में 99% बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट ऐसे ही कर लेते हैं, कहीं से ख़रीद लिए या फिर किसी का कॉपी कर लिए, पुराना जो था उसको लेके चले आए, कोई भी उस पर स्टडी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। ऐसे सिर्फ ऐसे हो गया 10 लोगों का एक ग्रुप में प्रोजेक्ट बनता है, उसमें जाके इंटरव्यू जिस दिन वाइवा वगैरह होगा उस दिन सर झुका के सॉरी सर बोल के चल देंगे। मैंने भी ऐसे किया था, मैंने भी कभी अपने प्रोजेक्ट को बहुत सीरियस नहीं लिया था और मेरा प्रोजेक्ट जो था बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट था, एकदम नॉर्मल सा प्रोजेक्ट था कि और उस टाइम पे तो ऐसा था कि क्योंकि मुझे उस 1-2 साल का गैप हो गया था बीटेक पास करने हुए, मुझे टाइम हो गया था। तो मुझे क्या हुआ कि उस टाइम पे मुझे प्रोजेक्ट का नाम भी नहीं याद था और मैंने ना ही उसको रिवाइज़ कर गया था, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था वो प्रोजेक्ट भी पूछ देगा, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट्स पे फोकस किया कि कौन सा सब्जेक्ट पूछेगा या उस चीज़ों पे। अब प्रोजेक्ट पूछ दिया, पहले तो मैं एकदम स्टक हो गया, फिर उसका नाम ही सोचने लगा कि यार मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या था, मैं भूल गया नाम ही। फिर उसमें वो थोड़ा थोड़ा करके याद आया कि मैंने ऐसे कुछ बनाया था, मल्टीपर्पज़ चार्जिंग जो डिवाइस है कुछ भी, जो कि पैडल ऑपरेटेड था, कि एक साइकिल के जैसे पैडल से ऑपरेट होता था, जैसे चार्ज करते थे मोबाइल वगैरह इस टाइप का, उसमें मोटर लगा होता था। तो इस टाइप का कुछ कहना से प्रोजेक्ट था, बहुत ही नॉर्मल सा प्रोजेक्ट था और मैंने तो ऐसे ही कर लिया था, क्योंकि 5-6 लोगों का ग्रुप होता है कॉलेज में, सभी लोग ऐसे ही करते हैं। तो उसमें कोई एक बना रहा है भैया, बाकी लोग सो रहे हैं। कोई बोला अरे मोटर नहीं है तो बस मोटर जाके ख़रीद के दुकान से भैया मोटर दे दो, ले लिया और लेके आके रख दिया, हो गया। अब मोटर क्या है कैसे, उन्होंने मोटर का स्पेसिफिकेशन पूछ दिया कि बताओ मोटर का स्पेसिफिकेशन क्या था, आउटपुट क्या था, वोल्टेज क्या था। उसके बाद मोटर वर्क कौन से किस पे कर रहा था, फ्लेमिंग फर्स्ट हैंड लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल। अब मैं एकदम शॉक हो गया कि यार मोटर कितना आउटपुट दे रहा था, कितना करंट आउट था, कितना वोल्टेज था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर अब पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जो कि एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप उसमें स्टक हो जाए, आपका इंप्रेशन बिल्कुल जीरो हो जाता है और नर्वसता एकदम हाई पे आ जाती है कि एकदम कॉन्फिडेंस एकदम गिर जाता है, डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। डर मेरा एकदम और ज़्यादा बढ़ गया कि मैं सोचा यार अब क्या करूँ, ये तो उल्टा सीधा सवाल पूछने लगे। फिर मैंने सॉरी बोल दिया, मैंने बोला सॉरी सर अभी मतलब प्रोजेक्ट मुझे इतना याद नहीं है, रिकॉल नहीं है। तो बोले ठीक है अच्छा कोई बात नहीं। फिर एक दूसरे लोगों ने पूछा कि पंप वगैरह के बारे में पूछने लगे, कंप्रेसर पंप, इन सब की चीज़ों के बारे में पूछने लगे। बोले बोर्ड पे चले जाओ, बोर्ड पे जाके एक पंप वगैरह डिज़ाइन करवाए कि बोले उसको डिज़ाइन करो और उसके बाद फिर पंप का कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनवाए। कैरेक्टरिस्टिक कर्व जस्ट मैंने इंटरव्यू घुसने से 10 मिनट पहले ही मैंने मोबाइल में देखा था कि जस्ट, क्योंकि बहुत बच्चों ने बोला था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने इतना ध्यान दिया नहीं, पहले भी मैंने पढ़ा नहीं था। वो 10 मिनट पहले मैंने यूट्यूब पे ऐसे सर्च करके मैंने देखा, तो हल्का हल्का मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे लाइन वाइन याद था कि ये ऐसे लाइन कुछ होता है, ऐसे होता है। जस्ट मुझे जैसे उन्होंने बोला तो मैं ऐसे हल्का हल्का लाइन वैसे खींच दिया, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कोई कर्व ऐसे बनाया। जब कर्व बनाया तो वो कर्व के हर पॉइंट को पूछने लगे, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं तो यहाँ भूसा हो गया मैंने कहा ये क्या है, ये पॉइंट एक्चुअली है क्या, यही मुझे नहीं पता चल रहा है, रिप्रेजेंट क्या करेगा ये तो अलग बात है। मैंने बोला सॉरी सर वो भी नहीं पता है। फिर मुझे इतनी ज़्यादा बुरा फील आने लगा, मुझे लगा कि ये लोग मुझे भगा दें तब भी सही है, कि बोल दें कि अरे अब तुम जाओ। तो मैं एकदम घबरा गया कि एकदम डर से कि, लेकिन एक्चुअली उन लोगों का ये रहता था ना, वो लोग मोटिवेट करते रहते थे कि और सोचो और बताओ, थोड़ा हिंट दे देते हैं, हिंट दे देते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ और सोचो की जगह ये बोल देते हो अच्छा आप जाओ, मैं निकल लेता धीरे से, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस मेरा बाहर जाने के बाद ही रूम के आएगा, अंदर तो नहीं आ सकता अब मेरा कॉन्फिडेंस। मैंने सोचा यार अब क्या करूँ, ये लोग छोड़ भी नहीं रहे हैं। मैं एकदम मतलब रोने टाइप का जैसे लग गया कि भैया छोड़ दो, मेरा सिलेक्शन करो ना करो जो भी है, मुझे बाहर निकाल दो बस, क्योंकि एकदम डर सा लग रहा था अंदर से कि यार एक भी क्वेश्चन मैं नहीं बता पा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन वो लोग पूछे। फिर बोले आप घबराओ नहीं, पानी वानी पी लो, पानी वानी पीना हो तो आपको पी लो। तो मैंने क्या किया कि पानी थोड़ा सा सोचा पी लूँ एक बार, लेकिन मैंने सोचा ऐसे तो नहीं पानी पीने का ही नंबर कट जाए मैंने कहा नहीं रहने दो पानी नहीं पीते। मैंने कहा थैंक यू सर पानी नहीं चाहिए सर। बोले नर्वस मत हो, आराम से काम डाउन रहो, एकदम आराम से बताओ, सोच के बताओ, कुछ तो सोचो। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे बाहर भेज दो अंदर मेरे मन में यही चल रहा था कि मुझे बाहर कहीं भेज दो बस, क्योंकि मैं यहाँ पे अब सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा रहूँ, 4-5-6-7 लोग हैं, वो लोग देख रहे हैं, मैं अकेला फंसा हुआ हूँ। क्योंकि इससे पहले जो प्रोजेक्ट वगैरह का वाइवा हुआ तो उसमें 5-6 लोग रहते थे, और जब वाइवा में पूछता था बताओ इसमें ये क्वेश्चन कौन है, तो हम लोग एक दूसरे को देख लेते थे और भैया ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलता था, तो अपना कॉन्फिडेंस आ जाता था, कोई किसी को नहीं बता रहा है, आराम से सभी लोग गाली खा रहे हैं अकेले ही, तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब वहाँ तो अकेला पड़ गया और बाकी कोई है नहीं, प्रोजेक्ट पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, तो मैं कुछ भी नहीं बता पाया। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है आप जाइए, थैंक यू। तो मैं जब बाहर आया तो थोड़ा सा सांस लिया अंदर से कि यार बहुत ही जैसे ऐसे मुझे लगा कि मैं अंदर कुश्ती उस्ती करके आया हूँ, ऐसा फीलिंग आ रहा था, एकदम पसीना पसीना हो रहा था। थोड़ा रुमाल निकाला, पसीना पसीना पोछा, फिर आया, एक सीढ़ी था वहाँ पे थोड़ा देर बैठा रहा। फिर मैंने सोचा कि यार क्या हुआ मेरे साथ, एकदम जैसे शौक सा हो गया कि ये हुआ क्या मेरे साथ, कि अंदर मैं कितना एक्सपेक्टेशन से आया था, कम से कम 20 दिन पहले सोचा था टेक्निकल सवाल पूछेंगे, ये सब पूछेंगे, और फिर मैं बाहर थोड़ा डिमोटिवेट टाइप का हो गया कि क्या करूं। फिर मैं नीचे आया तो एक मैम थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवा रही थी, तो उन्होंने बोला आपका इंटरव्यू हो गया? हमने कहा हाँ मैम हो गया इंटरव्यू। तो एक्चुअली मेरा मन तो ये किया है कि कुश्ती हो गई, इंटरव्यू ना बोल के इसको कुश्ती बोलो। लेकिन उन्होंने पूछा तो मैंने बताया ठीक है हाँ हो गया। तो उन्होंने बोला आप लंच वगैरह करके जाइएगा। तो मैंने सोचा यार लंच भी है, चलो कम से कम इतना तो फ़ायदा हुआ इतना दूर आने का। लंच वगैरह तो मिल रहा है। तो फिर मैं गया थोड़ा मतलब लंच वाले के पास जहाँ पे वो स्टॉल वगैरह लगे थे खाना खाने के लिए। तो और भी बच्चे थे, वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि अरे ये क्वेश्चन पूछ दिया, वो क्वेश्चन पूछ दिया, ये इसका मैं ये बता दिया, उसका वो बता दिया। अब मैं यही सोच रहा था कि मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा गया, मुझे तो सही से लग रहा है लथेर लथेर मारा गया। अंदर से एकदम डिमोटिवेशन। मैं सोचा अब यहाँ कैंपस में ही नहीं रुक सकता, दूर थोड़ा जाना पड़ेगा मुझे यहाँ से। तो फिर मैं वहाँ से क्या किया कि लंच वंच किया, लेकिन लंच छोड़ नहीं सकते थे ना, लंच तो करना ही था, क्योंकि इतना मेहनत से जब आए हैं तो लंच तो करेंगे, बाकी चीज़ें तो जो होगा होगा। अब जो होना है हो ही गया। तो लंच मैंने किया, उसके बाद फिर मैं अपना बैग वगैरह लिया, फिर थोड़ा कैंपस की तरफ गया घूमते हुए, एक दो सेल्फ़ी वगैरह ले लिया कि NPCIL में आए हुए हैं, तो सेल्फ़ी वगैरह उस टाइम का ले लिया, जो कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे सेल्फ़ी दिख रहा होगा, उसी टाइम का है जब मैं इंटरव्यू देने गया था। फिर मैंने सोचा कि अभी क्या करूं, जब वहाँ से फिर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आया। पहले तो ये सोचा था मुंबई थोड़ा घूमेंगे वगैरह के, मुंबई में आए हुए हैं तो मुंबई थोड़ा घूम लेंगे, कहीं बीच वच पे नाम सुना है कि बढ़िया होता है, जुहू बीच पता नहीं कौन सा बीच। और इंटरव्यू देने के बाद तो ऐसा लगा कितना कहना से भीगा भीगा के हालत ख़राब कर दी गई, पसीना पसीना हो गए कि खुद ही पूरा समुद्र बहा दिए। अब कोई बीच वगैरह नहीं देखना है, बस सीधा रूम पे जाना है और वहाँ से घर जाए नहीं। तो फिर जब और उसके बाद फिर क्या दोस्त लोगों का फ़ोन आने लगा कि अरे भाई कैसा हुआ इंटरव्यू, कैसा गया? अब क्या बताएं कि इंटरव्यू में बहुत हालत ख़राब हो गई। तो मैंने बोला कि हाँ अच्छा हुआ है, देखो अभी क्या होगा। बट हुआ ये था ना कि उसमें टाइम से सब लोग जज करते थे कि कितना टाइम तक ड्यूरेशन चला है, उस हिसाब से सब डिसाइड करते थे कि तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा हुआ है या बुरा हुआ। मेरा जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन था ना वो बहुत ज़्यादा था, अप्रॉक्सीमेट 1 आवर के इक्वल था। और जो लोग मुंबई में जो लोग दे रहे थे वहाँ पे इंटरव्यू, उन लोगों का लगभग 40-45 मिनट 50 मिनट, कुछ लोगों को 1 आवर से भी ज़्यादा रहा होगा। लेकिन मेरे जो जानने वाले थे उनमें से मैक्सिमम ड्यूरेशन जो था मेरा ही वो था, 1 आवर के ड्यूरेशन में था मेरा इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन था, टाइम जो था, जितने टाइम तक मेरा चला था 1 घंटे तक। तो सब मैंने बोला 1 घंटे तक लगभग चला, सबने बोला अरे तुम्हारा कंफर्म हो गया, अच्छा गया हो गया, ये वो 3-5। मुझे भी ऐसा लगने लगा सच में अच्छा गया है क्या यार, बहुत बढ़िया इंटरव्यू दे दिया क्या। कॉन्फिडेंस ऐसे बहुत ज़्यादा था कि हाँ हो, चलो हो सकता है अच्छा गया हो, उन लोगों को समझ में आई वो बात, कुछ क्वेश्चन बताए भी थे तो आया। फिर मैं एक एक्सपेक्टेशन रखा था कि हो सकता है हो जाए मेरा, कि किसी न किसी में तो हो ही जाएगा, 3 जगह अप्लाई किए हैं। तो इस हिसाब से बहुत डर था, लेकिन मैंने उसको फेस किया। और पहली बार ऐसा था कि जब मैं इंटरव्यू दिया था मुझे बहुत अंदर से फियर था, डर था, बोल भी नहीं पा रहा था, बहुत हेजिटेशन थी, क्योंकि मैं बीच बीच में अटक जा रहा था, बहुत ज़्यादा डर रहा था उन लोगों से। कुछ भी ऐसे पूछते थे जिससे मेरे पसीने छूट जाते थे, एकदम हालत ख़राब हो जाती थी। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, या जो लोग अगर इंटरव्यू फेस किए होंगे या कभी देखे होंगे किसी स्टेज वगैरह पे अगर कभी खड़ा कर दिया जाए, माइक पकड़ा दिया जाए, तो ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा फियर आ जाता है अंदर, डर आ जाता है कि आदमी बोल नहीं पाता, कुछ भी नहीं समझ पाता। तो वैसा ही मेरे साथ भी उस टाइम पे हो रहा था। और जबकि फिर जब फाइनली रिजल्ट आया, तीनों का रिजल्ट आया, HAL का भी आया, जो कि रिटन एग्ज़ाम मैंने दिया था, HPCL का भी आया, इसका भी रिजल्ट फाइनली आया। तो आप लोग गेस करेंगे कमेंट सेक्शन में कि मेरा सिलेक्शन किस में हुआ, किस में नहीं हुआ, या किसी में भी नहीं हुआ, 1 में हुआ, 2 में हुआ, आप लोग बताएंगे। और किसी और वीडियो में मैं ये बात डिस्कस करूँगा कि मेरा किस में सिलेक्शन इसमें हुआ था, किस में नहीं हुआ था, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। और आप लोग बढ़िया से मस्त रहिए और ऐसे एंजॉय करिए। मैं अपनी छोटी मोटी ऐसे कॉमेडी जो भी हमारे साथ हुआ है, या फिर मैंने अपने एक्सपीरियंस जो हैं वो चीज़ें मैं ऐसे इस चैनल पे लाता रहूँगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, अच्छा लगा हो, तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। थैंक यू।